हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो आज हम फिर से एक आईपीओ की एनालिसिस करेंगे और उसके बहुत सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसको भी ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम में हम बहुत सारे अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पे देते रहते हैं, चाहे वो आईपीओ से रिलेटेड हो या जो इंट्राडे में कॉल्स होती हैं या और भी जितने शेयर्स हमने रिकमेंड कर रखे हैं या न्यू शेयर्स हों, वो सारी चीज़ें हम टेलीग्राम में रेगुलर देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम पे जाके ट्रेंडी इन्वेस्ट सर्च करिए और वहां से चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। तो चलिए एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो आज जो हम जिस आईपीओ के बारे में बात करेंगे वो है जोमैटो का आईपीओ 14 जुलाई को आने वाला है। तो इस कंपनी के जितने भी पहलू आपकी नज़र में होंगे, चाहे वो उसके फंडामेंटल्स हों, उसके फाइनेंशियल नंबर्स हों, उसकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, वैल्यूएशन कैसी है, फ्यूचर प्लान क्या रहने वाले हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव कैसे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और इस कंपनी के बारे में एक ओवरव्यू देने की आपको कोशिश करूंगा, ताकि आप यहाँ पे एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ कि आईपीओ में, इस जोमैटो का आईपीओ में आपको क्या करना है, आईपीओ लेना है नहीं लेना है, अलॉट होता है तो आपको क्या करना है। इसके जितने भी फैक्टर्स हैं सब पे बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले कि आईपीओ जो है उसका साइज कितना है। तो जो आईपीओ है वो 9,375 करोड़ का है, जिसमें से जो फ्रेश इशू है वो 9,000 करोड़ का है। वहीं ऑफर फॉर जो सेल है वो 375 करोड़ का है, यानी कि 9,000 करोड़ रुपए तो फ्रेश इशू के थ्रू रेज किए जा रहे हैं और 375 करोड़ रुपए जो पुराने कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो उससे एग्जिट ले रहे हैं, अपनी इक्विटी सेल कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि आईपीओ साइज 9,375 करोड़ रुपए है, अगर हम अपर बैंड पे इसको कैलकुलेट करते हैं। वहीं अगर प्राइस बैंड की बात करते हैं कि आईपीओ जो आने वाला है उसका प्राइस बैंड क्या है, तो 72 से 76 रुपए पर इक्विटी शेयर पे ये आईपीओ आने वाला है। फेस वैल्यू जो है 1 रुपये पर इक्विटी शेयर है और 14 से 16 जुलाई 2021 के बीच आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर लॉट साइज की बात करते हैं तो 195 शेयर एक लॉट में है और रिटेल इन्वेस्टर जो है उसको 13 लॉट मैक्सिमम वो अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टर कोटा की अगर हम बात करते हैं तो क्यूआईबी के पास 50% का कोटा है, एनआईआई के पास 15% है, रिटेल जो है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 35% का कोटा है। अब अगर देखें जो जोमैटो है, जोमैटो के अगर हम कुछ बिजनेस उनका कैसे चलता है उसको समझने की कोशिश करें तो इनके 2-3 तरह के अलग अलग बिजनेस हैं। एक तो उनका जो डाइनिंग बिजनेस है, उसके अलावा जो ये डिलीवरी करते हैं और रेस्टोरेंट पार्टनर जो इनके हैं वो, तो ये 3 तरह की चीज़ें हैं। तो अब कस्टमर जो होते हैं पहले ये रेस्टोरेंट से टाई अप करते हैं, उसके अलावा जो इनके डिलीवरी पार्टनर्स हैं, तो जब कोई भी कस्टमर इनसे इनके ऐप के थ्रू कोई भी मील या कोई भी प्रोडक्ट बुक करता है तो वो अपने रेस्टोरेंट पार्टनर से लेके और डिलीवरी पार्टनर के थ्रू उस कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो ये इनका एक पूरा बिजनेस चेन है, इसी के एक पूरे मॉडल पे जोमैटो वर्क करता है। अगर हम जोमैटो के कुछ फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो जोमैटो जो है एक ऐप बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर को रेस्टोरेंट पार्टनर से कनेक्ट करता है। तो बेसिकली और जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं जो डिलीवरी करते हैं उनसे थ्रू ये उस प्रोडक्ट को डिलीवर कराते हैं। तो बेसिकली कस्टमर, रेस्टोरेंट और डिलीवरी पार्टनर ये तीनों की चेन बनी हुई है और जो जोमैटो है उनके लिए एक तरीके से फैसिलिटेटर का काम करता है। तो सारे जितने बिजनेस हैं उनको फैसिलिटेट करता है ये। अगर हम कंपनी के और दूसरे वर्टिकल को देखें तो जो रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं उनके साथ ये टाई अप करके उनको मार्केटिंग और उनको ग्रो करने के लिए जो टूल्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो रेस्टोरेंट के थ्रू भी इनकी अर्निंग होती है। और अगर हम एज ऑफ मार्च 2021 के हिसाब से देखें तो कंपनी के पास अभी 525 सिटीज़ में इनकी प्रेजेंस है। उसके अलावा लगभग 3,90,000 एक्टिव रेस्टोरेंट्स इनके लिस्टिंग में आते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो ठीक ठाक फैला हुआ है, 525 सिटीज़ में अभी फैला हुआ है इंडिया के, और करीब 4 लाख पहुंच रहे हैं धीरे धीरे ये रेस्टोरेंट लिस्टिंग के मामले में। तो कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। अगर हम और देखते हैं डिलीवरी पार्टनर्स इनके पास कितने हैं तो लगभग 1,70,000 के आसपास इनके पास डिलीवरी पार्टनर लिस्टेड हैं। उसके बाद एक्टिव जो रेस्टोरेंट लिस्टिंग है वो मैंने बताया आपको 3,89,932, यानी लगभग 3,90,000 के पास रेस्टोरेंट है लिस्टिंग में इनके। उसके बाद अगर हम फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट जो हैं
तो वो 1,48,000 के आसपास हैं। उसके अलावा 525 सिटी में प्रेजेंट हैं और इंडिया के। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि जोमेटो का बिजनेस 23 अलग अलग कंट्रियों में भी फैला हुआ है इंडिया के बाहर। तो इस मामले में जोमेटो बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। इन्होंने अपने जो फॉरेन बिजनेस है उसको बहुत तेज़ी से फैलाया है, 23 कंट्रियों में भी ये काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो करीब करीब जो जोमेटो की एक प्रो मेंबरशिप की जो सर्विस होती है उसमें इनके पास 15 लाख कस्टमर हैं। उसके अलावा करीब करीब 25,000 से ज़्यादा इनके पास प्रो रेस्टोरेंट सब्सक्राइबर हैं। बेसिकली जो प्रो मेंबर्स होते हैं उनको ये कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी इनकी अर्निंग का एक सोर्स है। अब अगर हम कुछ प्रमोटर्स की बात करते हैं कि इनकी जो कंपनी है उसमें किस किस टाइप के होल्डिंग्स किसकी है, किस टाइप के लोग हैं जो इसको शेयर इनकी इक्विटी होल्ड करते हैं, तो जो इन्फो एज लिमिटेड है वो सबसे ज़्यादा इक्विटी होल्ड करता है 18.68% के आसपास। उसके बाद उबेर होल्ड करता है 9.19% की। उसके बाद अलीपे सिंगापुर होल्डिंग जो है वो 8.39% की होल्डिंग रखता है। उसके अलावा एंड फाइंड सिंगापुर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है 8.26% की होल्डिंग रखता है। और इंटरनेट फंड वेंचर प्राइवेट लिमिटेड जो है वो 6% के आसपास की होल्डिंग रखता है। इसके अलावा जो कंपनी के फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल के पास अभी 5.55% की होल्डिंग है। तो इस तरह की जो होल्डिंग्स है, कई सारे इसमें इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास अलग अलग टाइप की होल्डिंग्स हैं। अब कंपनी के कुछ जो की ऑपरेशनल मैट्रिक्स हैं अगर उसको देखने की कोशिश करते हैं तो FY21 में जो इनका एवरेज मंथली एक्टिव यूजर था वो 3.21 करोड़ पे स्टैंड करता है या फिर 32.1 मिलियन पे स्टैंड करता है। और अगर हम इसको पिछले ईयर से कंपेयर करें तो इसमें 23% का जो फॉल देखा गया है, क्योंकि कोविड और इन सब की वजह से इसमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिला। और अगर हम देखें तो जो नंबर पिछले FY21 में था वो 4.1 करोड़ के आसपास था और इसमें ये 3.2 करोड़ पे स्टैंड करता है। तो अगर कहीं ना कहीं देखिए तो जो मंथली ट्रांजैक्शन बेसिकली जो ऐसे यूजर्स थे जो इनके ऐप को रेगुलर यूज़ करते थे वो अभी भी उतने एक्टिवली यूज़ नहीं कर रहे हैं। और उसका एक रीज़न यही है कि शायद कि कोविड और इन सब की वजह से अभी भी लोगों में एक कहीं ना कहीं कॉशन बना हुआ कि नहीं अभी थोड़ा संभालना है। अगर हम देखते हैं कि जो इनका एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट की अगर हम बात करते हैं FY21 में तो 1,48,384 पे स्टैंड करता है। वहीं ग्रॉस ऑर्डर वॉल्यूम जो है उस पर अगर हम देखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। FY21 में 94,828 पे स्टैंड करता है। वहीं अगर ऑर्डर्स की बात करते हैं तो इसमें 403 करोड़ पे स्टैंड करता था 2020 में, जो कि गिर के 238 करोड़ पे अभी FY21 में स्टैंड करता है। तो नंबर जो है वो 2020-2021 में बहुत ही फ्लैक्चुएट कर रहे हैं और उसके पीछे कई सारे कारण हैं, उसमें से कोविड भी एक है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो ग्रॉस ऑर्डर वॉल्यूम है उसको अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो जोमेटो का Q1 जो था FY21 का, उसमें इनका जो ग्रॉस ऑर्डर था वो लोवेस्ट लेवल पे पहुंच गया था। वो लगभग 1,093 करोड़ पे पहुंच गया था। लेकिन वहां से इन्होंने एक बहुत ही सॉलिड बाउंस दिया। और अगर हम सेकेंड क्वार्टर को देखते हैं तो सेकेंड क्वार्टर में वो 91.6% से बढ़ के 2,095 करोड़ पे पहुंच गया। वहीं Q3 में वो 42 पॉइंट से ग्रो किया और 2,981 करोड़ पे पहुंचा। अगर हम Q4 में उसी नंबर को देखते हैं तो वो स्टैंड करता है 3,310 करोड़ पे, जो कि 11-12% की ग्रोथ दिखा रही है। तो क्वार्टरली बेसिस पे इसमें Q1 के बाद इनको बहुत ही सॉलिड जंप मिला है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो जो पिछला साल था उससे कंपेयर करें तो यहाँ पे इनको अभी भी नुकसान ही है। पिछले साल ये स्टैंड करता था 11,220 करोड़ पे, जो कि अब की बार 9,483 करोड़ पे ही स्टैंड करता है। तो कहीं ना कहीं एक कट इनको लगा है FY21 से अगर हम कंपेयर करें FY21 को। वहीं पे अगर हम जो जोमेटो की एवरेज ऑर्डर वैल्यू होती है वो इस समय 394 रुपये पे स्टैंड करती है। इसके पहले जो मार्च 2021 का ईयर एंड हुआ था, जबकि उस समय ये 407 रुपये से भी ज़्यादा थी पर ऑर्डर की, जो एक तरह का जो वैल्यू था वो था। तो यहाँ पर भी इनको कहीं ना कहीं कट देखने को मिला है। तो नंबर जो है वो थोड़े डाउन आए हैं और उसके पीछे के जो मेन रीज़न है वो मैंने पहले भी बताया कि कोविड है। कोविड की वजह से लोगों में कहीं ना कहीं अभी एक चिंता है और लोग बाहर के खाने को उतना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं इनको कट लगा है। अब अगर हम
कंपनी की यूनिट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। यूनिट इकोनॉमिक्स जो है वो चीज़ होती है कि कंपनी किस किस एरिया से कैसे कैसे अर्न कर रही है और किस हिसाब से उनकी स्पेंडिंग्स है अपने ऑर्डर पे और उसके अगेंस्ट में क्या अर्निंग हो रही है। अगर हम उसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो जो पहला इनका सेगमेंट है जैसे कमीशन, जो ये कमीशन अर्न करते हैं, तो अगर हम FY21 से देखें FY21 को, तो वहाँ पे इन्होंने लगभग 44% ज़्यादा कमीशन अर्न किया है FY20 से। अगर वहीं पे हम डिलीवरी की बात करते हैं तो डिलीवरी के लिए जो चार्जेज होते हैं वहाँ पे इन्होंने पिछले ईयर यानी FY21 से लगभग 75% ज़्यादा चार्ज किया अब की बार। उसके साथ साथ अगर हम देखिए तो जो इनकी डिलीवरी कॉस्ट है, डिलीवरी कॉस्ट कम हुई है और लगभग 12-13% से डिलीवरी कॉस्ट कम हुई है, क्योंकि ऑर्डर बढ़े थे तो डिलीवरी कॉस्ट में थोड़ी कमी आ गई। अगर हम इसके साथ साथ देखते हैं तो कि जो इनके डिस्काउंट हैं, डिस्काउंट में भी कमी देखने को मिली है, डिस्काउंट भी कम दिए गए हैं। यानी अगर आप देखिए तो लगभग FY21 में 21.7 रुपये स्टैंड करता था और अभी वो 8.3 पे स्टैंड करता है। तो यानी जो डिस्काउंट दे रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं 62% पर ऑर्डर की कटौती देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि कोविड वगैरह थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उतने अर्निंग के प्रोस्पेक्टिव भी नहीं थे, उतने ऑर्डर्स भी नहीं थे, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ, शायद इस वजह से डिस्काउंट कम देखने को मिल रहा है। वहीं अगर प्रॉफिट एंड लॉस में पर ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन देखें तो जो FY20 में इनको पर ऑर्डर पे लगभग 30.5 रुपये का लॉस हो रहा था, वो FY21 में बढ़ के 20.5% का प्रॉफिट देने लगा। तो यहाँ पे भी इनको ग्रोथ देखने को मिली है। तो यूनिट इकोनॉमिक्स जो है वो इनकी ठीक ठाक चल रही हैं, अभी कोई इसमें वैसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। अब अगर हम कंपनी के कुछ फाइनेंशियल नंबर को देखने की कोशिश करें तो ईयर जो 2019 था और 2020 2021 इन 3 ईयर्स के हम फाइनेंशियल नंबर्स को देखेंगे तो अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं तो 1312 करोड़ था मार्च 2019 में और 2600 करोड़, यानी कि अगर आप देखिए तो लगभग डबल हो गया वो 2020 में जब ईयर एंड हुआ। और वहाँ से इनमें गिरावट देखने को मिली, FY21 में वो गिर के 1993 करोड़ पे आ गया। तो जैसा सबको पता है कि प्रॉब्लम चल रही थी, 2020 का पूरा ईयर उतना खास नहीं था, सब चीज़ें बंद पड़ी थी, तो उसमें उतनी ज़्यादा इनकी रेवेन्यू आ नहीं सकती थी। तो ये एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक था और उसका खामियाजा जो है कंपनी को देखने को मिला। अगर वहीं पे हम बात करते हैं कि जो इनके एक्सपेंसेस हैं, टोटल एक्सपेंसेस कैसे रहे, तो 3608 करोड़ रुपए इन्होंने एक्सपेंस था इनका मार्च 2019 में। मार्च 2021 में जो इनके खर्चे थे वो 5006 करोड़ रुपये थे। वहीं मार्च 2021 में वो 2608 करोड़ रुपये स्टैंड करते हैं। तो यहाँ भी सिनारियो सेम है कि जब ऑपरेशंस ही नहीं थे तो खर्चे कैसे होंगे। तो जो खर्चे कम हुए वो इस वजह से नहीं हुए कि कंपनी ने बहुत कहीं पे बचत कर ली, बल्कि इस वजह से हुआ क्योंकि बिजनेस ही नहीं था। अगर उससे हम कंपेयर करें तो इनके रेवेन्यू को देखिए अगर FY21 में और खर्चों को देखिए तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही दिख रहा है। तो ये एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पे आता है। अगर हम वहीं पे बात करते हैं कि इनके जो लॉस या प्रॉफिट कैसे रहे हैं, तो अभी ये 816 करोड़ रुपए के लॉस पे है तो मार्च 2021 का जो ईयर एंड हुआ, और मार्च 2021 में जो इनका लॉस था वो 2385 करोड़ रुपए था। वहीं मार्च अगर हम 2019 में देखते हैं तो वो लॉस स्टैंड करता था 1010 करोड़ पे। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम रेवेन्यू देखिए आप, तो रेवेन्यू जो है 1994 करोड़ रुपए है, लेकिन वो 23% से ड्रॉप हुई है मार्च 2021 के ईयर में। लेकिन जो इनका लॉस है, लॉस इन्होंने कवर किया है थोड़ा सा। अगर 2020 के लॉस को आप देखिए तो 2363 करोड़ पे स्टैंड करता था और अब इस समय वो 812 करोड़ रुपए पे स्टैंड करता है। तो लॉस में कहीं ना कहीं इनको अच्छी कमी देखने को मिल रही है, लॉसेस में इनके कमी आई है, बट रेवेन्यू कम हुआ है पिछले साल के कंपेयर से 23%। अगर हम वहीं पे और जो इनके फाइनेंशियल फिगर्स हैं उसको देखने की कोशिश करें तो जो रेवेन्यू है वो अगर हम FY18 में देखिए तो 466 करोड़ पे था और उसके अगेंस्ट में जो इनके एक्सपेंसेस थे वो 594 करोड़ पे थे। तो यानी FY18 में इनको जो लॉस लगा वो 107 करोड़ रुपए का लॉस लगा। अगर हम
19 में देखते हैं तो जो इनका रेवेन्यू आया वो 1312 करोड़ रुपए था, वहीं एक्सपेंसेस 3608 करोड़ रुपए पे था और 965 करोड़ रुपए के लॉस पे थे। FY20 में इनको जो लॉस लगा वो बहुत ही तगड़ा लॉस लगा और रेवेन्यू जो था इनका 2604 करोड़ रुपए पे था, वहीं पे एक्सपेंसेस इनके थे वो 5006 करोड़ पे स्टैंड करते थे। जो इनका लॉस हुआ वो 2367 करोड़ के लॉस पे ये FY20 में थे। अगर हम FY21 को कंपेयर करते हैं तो 1994 करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू स्टैंड करता है और 2608 करोड़ रुपए का इनका एक्सपेंसेस है। वहीं अगर लॉस की बात करते हैं, लॉस नैरो हुआ है, वो 813 करोड़ पे इस समय पे स्टैंड करता है। अब अगर हम एक्सपेंसेस को यहाँ पे देखते हैं कि एक्सपेंसेस इतने हाई क्यों हैं, तो यहाँ पे जोमेटो ने अपने बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत और जोमेटो के जो प्रीवियसली स्टेटमेंट आए हुए हैं उन सब में कंपनी के बोर्ड ने ये बात बहुत ही स्पेसिफिकली बोली थी कि कंपनी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन मोड में रखे हुए हैं, तो इस वजह से हमारे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। हम लगातार नए नए टेक्नोलॉजी में लगातार नए नए और बिजनेस एवेन्यूज को तलाश रहे हैं, तो इसमें हमारे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। तो इस वजह से इनके एक्सपेंसेस बहुत ही रैपिडली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम जो कंपनी के कुछ कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो जो कंपनी की सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी का जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है और इस तरह के प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम और भी जगह पे देखें तो इनका जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही सॉलिड है और इनका कस्टमर बेस भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा 23 कंट्रीज़ में ये काम कर रहे हैं, तो उसका भी इनके पास कहीं ना कहीं बेनिफिट है। उसके अलावा जो इनकी जो ऑन डिमांड जो डिलीवरी नेटवर्क है वो भी बहुत बड़ा है। इनके पास डिलीवरी नेटवर्क जो डिलीवरी पार्टनरशिप है वो बहुत तगड़ी है, जहाँ पे इनको एज मिलती है। उसके साथ साथ कंपनी लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो या जो डीप डेटा साइंस है, इसमें लगातार इन्वेस्ट कर रही है। उसके यूज के थ्रू अपने कॉस्ट को और अपनी सर्विसेज को बहुत ही बेहतर बना रही है, तो यहाँ भी कंपनी की स्ट्रेंथ है। इसके अलावा जो जोमेटो है वो एक तरीके की अपनी कंपनी है जिसका कोई कंपटीटर भी अभी फ़िलहाल मार्केट में नहीं है, तो इसका जो कंज्यूमर ब्रांड है वो बहुत ही रिलायबल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, लोगों का ट्रस्ट है। तो कंपटीटिव स्ट्रेंथ अगर देखें तो कंपनी के स्ट्रेंथ काफ़ी कई एरियाज में है और उस पर ये लगातार और काम कर रहे हैं, उसको और सही करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि कंपनी के लिए मार्केट अपॉर्चुनिटी कैसी है, भविष्य में इनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो इनके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, तो देखिए अभी अगर हम देखिए तो इंडिया जो है, इंडिया का जो इंटरनेट मार्केट है वो अभी लगभग 43% पे स्टैंड करता है और ये एक अनुमान है कि 2025 तक ये बढ़ के 68% मार्केट को कैप्चर कर लेगा। तो अगर 2025 तक आप देखिए तो ये लगभग 975 से 1000 मिलियन के आसपास का कस्टमर बेस इंडिया में पहुंचेगा। तो ये जो एक बेनिफिट है, अगर जब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स होंगे और जो इंटरनेट चला रहे हैं, जो मोबाइल का यूजेज कर रहे हैं, तो वहाँ से इनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा और उसके ऑर्डर्स हो गए या इनका बिजनेस है वो बढ़ेगा। अगर हम स्मार्टफोन मार्केट की बात करते हैं तो वो भी एक अनुमान है कि 2025 तक इंडियन मार्केट जो है 58% तक ग्रो कर जाएगी, तो वहाँ भी इनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर हम जीडीपी के कंपेयर में देखते हैं तो इंडिया की जीडीपी जो है उसके ग्रोथ करने की लगातार बात करें, इंडिया की जीडीपी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि 2025 तक इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। तो जब इस तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी, अगर आप देखिए तो 2019 हो गया या 2025 है, उसमें एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ इंडिया दिखा रहा है और एक ऐसी उम्मीद है, इस तरह की एनालिसिस है कि लगभग 2025 आते आते हम $4 ट्रिलियन के ऊपर तो पहुँच ही जाएंगे। तो जब जीडीपी की ग्रोथ होगी तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके जो ऑन डिमांड सर्विसेज हैं, उसमें भी ग्रोथ देखने को ज़रूर मिलेगी। तो वहाँ भी इनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत तगड़ी है और आने वाले जो टाइम है उसमें इनको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस तरह से कंपनी बहुत ही एक तरह के फ्यूचरिस्टिक है और कंपनी इस मामले में बहुत आश्वस्त है कि वहाँ पे हमको बेनिफिट मिलेगा और उसमें हम और अपने जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके हम मार्केट को और आसानी से टैकल कर सकते हैं।
वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है आने वाले टाइम में, तो कंपनी अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स और जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है उस पर बहुत ही फोकस कर रही है, उसको लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है और वहाँ पे कई तरीके के नए नए टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके उस पर काम लगातार कर रही है। इसके अलावा जो कंपनी है वो अपने जो तीनों इनके बिजनेस वर्टिकल हैं, चाहे वो फूड डिलीवरी हो गया या डाइनिंग आउट है या जो हाइपर प्योर इनका एक बिजनेस वर्टिकल है, उस पर बहुत ही तेज़ी से काम कर रहे हैं। उसको और मजबूत करने के साथ साथ उसको एक्सपेंड करने की भी योजना है, कंपनी उस पर भी लगातार काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी का फोकस इस बात पर भी है कि जो नए प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे भी ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की इनकी योजना है, तो वहाँ से भी इनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलने वाला है और उससे भी कहीं ना कहीं कंपनी को ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके अलावा कंपनी का एक और फोकस है कि जो इनका ब्रांड है उसको और मजबूत बनाएंगे और उसको इस तरह का ब्रांड बनाएंगे कि पैन इंडिया वो एक ब्रांड हो। अभी जैसे 525 सिटीज़ में ये हैं, उसको और बढ़ाने की योजना है, उसको एक तरीके से हाउस होल्ड ब्रांड बनाने पे ये काम कर रहे हैं। अब अगर हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है, तो कंपनी ये जो आईपीओ ला रही है, लगभग 60,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे इनका आईपीओ आ रहा है। तो अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूं तो थोड़ा वैल्यूएशन ये ज़्यादा लग रहा है, खास करके उस समय जब आपके शेयर की फेस वैल्यू आप 1 रुपये पे लिस्टिंग करा रहे हो, 1 रुपये के फेस वैल्यू पे वहाँ पे, और 76 से 78 रुपये का आपने प्राइस बैंड रखा हुआ है 1 रुपये की फेस वैल्यू पे। तो अगर हम उससे कंपेरिजन में देखते हैं तो 60,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन जो है बहुत ही ज़्यादा है। कंपनी ऑलरेडी लॉस मेकिंग है, अभी बहुत ही भयानक लॉस है, और ये एक ऐसा जो पूरा ये बिज़नेस है, ये बिज़नेस एक तरीके से कैश बर्निंग मार्केट है और यहाँ पे आप कैश बहुत ही बर्न होता है, चाहे वो आपका एडवर्टीजमेंट हो, डिस्काउंट्स हो या और भी जो अलग अलग इनके बिजनेस मॉड्यूल्स हैं, वहाँ पे कैश बर्निंग बहुत होती है। तो अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव ठीक है, आने वाले टाइम में ग्रोथ मिलेगी, वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी के टाइम पे अर्निंग है बहुत ज़्यादा इनकी दिख नहीं रही है, लॉस लगातार हो रहे हैं। तो इस तरीके से 60,000 करोड़ के वैल्यूएशन जो लिस्टिंग कराना, वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम की बात दिख रही है मुझको। 60,000 करोड़ की वैल्यूएशन ठीक नहीं है जोमेटो के लिए। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जो आईपीओ है इसमें करना क्या चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे सजेशंस ये होगा कि आप आईपीओ में अप्लाई करिए, आईपीओ आपको अप्लाई करना चाहिए। और अगर आईपीओ आपको अलॉट होता है तो यहाँ पे मेरा टेक तो ये होगा कि आईपीओ आपको अलॉट होता है तो आप लिस्टिंग गेन लीजिए। 76 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया है, बहुत आराम से आपको 120 से 125 के आसपास का भाव मिल जाना चाहिए और वहाँ पे आपको बड़े आराम से मान के चलिए कि 60-70% का आपको रिटर्न तो मिल ही जाएगा। तो आपको एक बार वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और उसके बाद फिर बाद में किस तरह के फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव होंगे, इनके रिजल्ट्स वगैरह आएंगे और चीज़ें देखने के बाद फिर से भले आप एंट्री ले सकते हैं। बट जोमेटो मुझे उतना ज़्यादा इसका आईपीओ पसंद नहीं है, और ख़ास करके इनकी वैल्यूएशंस को देखते हुए और जिनके बिजनेस मॉड्यूल्स हैं, ये जो पूरा वर्टिकल है ये मुझे उतना अट्रैक्ट नहीं करता है। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि बहुत ही इनको सिग्निफिकेंट ग्रोथ मिल जाएगी और कंपनी के शेयर्स ऐसे बढ़ जाएंगे कि वहाँ पे बहुत कुछ। बट इंटरनेट मार्केट है, इंटरनेट का एक बहुत ही वाइड एरिया है। तो और पिछले बहुत सारी कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में आई हैं उन्होंने बहुत ही वंडर किए हैं, भले उनके पास कुछ ऐसा हो ना, लेकिन उनके शेयर्स आप देखिए तो बहुत ऊपर है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा वो अभी कहने की बात नहीं है। आईपीओ के लिए आप अप्लाई करिए, आपको लिस्टिंग गेन जरूर मिलना चाहिए इसमें। उसके बाद क्या चीज़ें होंगी वो बाद में देखा जाएगा, उसके लिए और वीडियोज़ बनाए जाएंगे कि उस पर आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें आपको बाद में और एनालिसिस दी जाएंगी। फिलहाल के लिए आप आईपीओ अप्लाई करिए, लिस्टिंग गेन आपको जरूर मिलेगा। तो आप लिस्टिंग गेन लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कैसे हैं, ये आप बिल्कुल आपके ऊपर है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात करिए और अपने जो आपका एक इन्वेस्टिंग नेचर है उसको ध्यान में रखते हुए आप वहाँ पे जब लिस्टिंग हो, आपको गेन मिल रहा हो, उस समय आप डिसाइड करिएगा कि आपको क्या करना है। बट आईपीओ जरूर अप्लाई करिए। तो आज की एनालिसिस में इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, जो नंबर्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उससे आपको थोड़ा जानकारी हुई होगी और आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।